अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी सिस्टम एंड व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। अब इसमें मॉनेटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें मनी को ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है और वो उस मनी को जो कंट्रोल किया जाता है दैट इज़ थ्रू द मॉनेटरी सिस्टम। अब किसी भी इकोनॉमी में हमारे पास मेनली 2 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स और टैक्सेस से रिलेटेड है और गवर्नमेंट उसको फॉर्मुलेट करती है। व्हेयरएज़ जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज़ डिसाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और यू कैन से इन जनरल सेंट्रल बैंक्स। अच्छा, तो before going further into the depth of this monetary system, we should know that what is money. So basically, money is the stock of assets that can be readily used to make transactions or you can say to make payments. ठीक है? आपकी money is simply that you use to make payments in exchange for goods और services जो अभी आपकी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस होती हैं आप मनी को यूज़ करते हैं टू मेक दैट हैपन। इसमें हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ मनी है एंड बाय द वे दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी बेसिक, आप इनको रूटीन लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं एंड यू नो देम, जस्ट आप इनको एक इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज में पढ़ रहे हैं। फंक्शंस ऑफ मनी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन है दैट इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में वही बात है जो हमने पहले की थी दैट वी यूज मनी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। यू आर कॉन्फिडेंट दैट द शॉपकीपर विल एक्सेप्ट इट। ठीक है। अब इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो ईज है जिससे this asset can be converted into medium of exchange and can be used to buy from other agents in the economy। ठीक है। अब इसका वो जो ईज है उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है। कोई भी एसेट है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है। वो जितना लिक्विड होता है उतना वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो सकता है। ठीक है। तो मनी की ये प्रॉपर्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मनी में जो लिक्विडिटी है दैट इज वेरी हाई। सेकंड जो फंक्शन है मनी का दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट इज बेसिकली कि हम जो सारी प्राइसेस हैं और जो भी कमोडिटीज की वैल्यूज हैं उनको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब मनी आपकी दैट वो यार्ड स्टिक है जिससे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू नो कि कोई भी अगर हम किसी कार की बात करें तो वो 16 लैक्स की है, 25 लैक्स की है या 50 लैक्स की है, या आपकी जो बुक्स हैं वो 500 की है, 1000 की है या 1500 की है। तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट कि आपकी जितनी भी प्राइसेस हैं दे आर ऑल एक्सप्रेस्ड इन पाकिस्तान रुपीस। ठीक है। या किसी भी कंट्री की जो भी करेंसी है उसमें हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। So the other function is the store of value. Store of value में हमारे पास है it is a way to transfer purchasing power from the present to the future. Store से मतलब है कि आप मनी को होल्ड कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं सो दैट आप सेविंग करके इन फ्यूचर अपनी परचेजिंग पावर को इंटैक्ट रख सकें। तो मनी इज अ वे ऑफ होल्डिंग वेल्थ। जो हम सेविंग ओवर टाइम जमा करते हैं दैट अल्टीमेटली इज बीइंग कॉल्ड वेल्थ। दो मनी इज नॉट अ परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। क्यों परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है? क्योंकि अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एंड दैट इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, तो जो भी अमाउंट मनी का आप सेव करते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है इन द सेंस कि आप ज़्यादा आपको क्वांटिटी ऑफ मनी दे के बहुत कम क्वांटिटी की कमोडिटी मिलेगी। ठीक है। तो किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ मनी
की जो परचेजिंग पावर है दैट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है। टू अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ मनी, कंसिडर अ बार्टर इकोनॉमी वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। अब बार्टर इकोनॉमी में हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे। उसमें हम देखें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें क्या होता है कि आपने कोई कमोडिटी परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने वीट परचेज करनी है किसी से, तो उसके बदले में आप उसको क्या ऑफर करेंगे? जो भी आपकी प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ की, से सपोज आपकी प्रोडक्शन कह लेते हैं चले कॉटन की है, या आपकी प्रोडक्शन किसी फ्रूट या वेजिटेबल की है, तो आप एक्सचेंज में बार्टर इकोनॉमी में आप उसको अपनी प्रोडक्ट देंगे इन एक्सचेंज फॉर व्हीट। ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो हमारे पास सॉरी बार्टर इकोनॉमी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि हमें वीट परचेज करनी है तो हमें कोई ऐसा बंदा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हमारी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने के लिए तैयार हो इन एक्सचेंज फॉर हिज वीट। तो इस प्रॉब्लम की वजह से बार्टर इकोनॉमी में एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है। इसी तरह यूनिट ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि हम हर चीज़ को मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, लेकिन अगर आप बार्टर इकोनॉमी को कंसिडर करें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम व्हीट के अगेंस्ट कितने किलोग्राम यू कैन से एप्पल्स आप दे सकते हैं। क्या 1 किलोग्राम व्हीट 1 किलोग्राम एप्पल के बराबर होगी, या एप्पल की ज़्यादा क्वांटिटी देनी पड़ेगी आपको 1 किलोग्राम व्हीट के लिए? तो उसमें अगर आपकी से सपोज इकोनॉमी में 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने एक प्रोडक्ट की जो मेजरमेंट है वो करनी है इन टर्म्स ऑफ 999 प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो ये बार्टर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा टास्क होता था कि किस तरह से डिटर्मिन होगा उसका यूनिट ऑफ अकाउंट, कि कौन सी चीज़ के बदले में उसका कितना अमाउंट एक्सेप्टेबल होगा इन एक्सचेंज। और दूसरा अगर हम स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करें, तो स्टोर ऑफ वैल्यू में जैसे अभी हमने कहा कि अगर हम मनी की बात कर रहे हैं तो मनी एक परफेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइसेस, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। पहले गोल्ड अगर यूज होता था इन बार्टर इकोनॉमी, के लोग गोल्ड या सिल्वर क्वाइंस को एज स्टोर ऑफ वैल्यू यूज करते थे, तो वो अच्छे स्टोर ऑफ वैल्यू थे क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो ओवर टाइम बढ़ती रहती है। लेकिन बार्टर इकोनॉमी में पिछली अगर हम पीछे की तरफ देखें तो वहाँ पर दे ऑल्सो यूज टू यूज सम कमोडिटीज, पेरिशेबल गुड्स जो होती थी, आपका टोबैको होता था और बहुत सी पेरिशेबल गुड्स होती थी जो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज होती थी। तो उसमें वो चीज़ें पेरिशेबल थी, ओवर टाइम उन वो ख़त्म हो जाती थी, तो आप उनको स्टोर नहीं कर सकते थे। तो इस बात को अगर इस बार्टर एक्सचेंज से हम मनी का कंपैरिजन करें तो मनी की वजह से बहुत कन्वीनियंस आ गई है आपके एक्सचेंजेस में, आपकी स्टोर ऑफ वैल्यू में और आपकी यूनिट ऑफ अकाउंट। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में हमारे पास पहला है फिएट मनी। अब फिएट मनी ये वही मनी है जिसको हम करेंसी कहते हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फिएट मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो एक पेपर करेंसी है। उस पेपर की कितनी को वैल्यू हो जाएगी, लेकिन उस पेपर के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू को शो करता है। असल में उस पेपर की ओरिजिनली कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम उसको एज मनी एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और फिएट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो उसकी एग्जांपल यही है जो हम पेपर करेंसी वी आर यूजिंग दीज डेज। फिर एक और मनी की जो मेजर टाइप है वो है कमोडिटी मनी। अब जो कमोडिटी मनी थी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे मैंने आपको गोल्ड की एग्जांपल दी, तो गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है। वो इटसेल्फ वैल्यूएबल है, उस पे किसी चीज़ का लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपको पता है गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या आपके जितने मेटल्स हैं, अगर हम इनको एज कमोडिटी मनी यूज़ करें तो उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं। अच्छा जी, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन दैट हाउ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज कंट्रोल्ड इन एन इकोनॉमी।
उसके लिए हमें मनी सप्लाई को समझने की ज़रूरत है और हमें मॉनेटरी पॉलिसी को समझने की ज़रूरत है। तो सिंपल टर्म्स में हम बात करेंगे तो हमारी जो मनी सप्लाई क्या है, दैट इज़ टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में जो भी मनी सर्कुलेट कर रही है, पेपर करेंसी प्लस कॉइन्स, वो सारी जो सर्कुलेशन में है मनी, दैट इज़ योर मनी सप्लाई, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई। आपकी जो गवर्नमेंट है, इट ट्राइज टू कंट्रोल मनी सप्लाई थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो जो पॉलिसी आप इकोनॉमी में मनी को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या उसे कम करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इन द इकोनॉमी, आप जो पॉलिसी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब जो इकोनॉमी फिएट मनी यूज करती है, उसमें जैसे कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट का जो हम कह सकते हैं, जो सेंट्रल बैंक हमारे पास है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो जो लीगल रिस्ट्रिक्शन है वो उसको मोनोपोली देती है ओवर द प्रिंटिंग ऑफ मनी। गवर्नमेंट ज़रूरत के हिसाब से मनी को प्रिंट कर सकती है। अच्छा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंडक्ट कौन करता है? वो कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है, और पाकिस्तान के केस में वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और यूएसए के केस में वो फेडरल रिजर्व है। ठीक है, और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें हर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है सेंट्रल बैंक की, उस कमेटी में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिसीजंस किए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, हर क्वार्टरली आपकी हर 3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही होती है, 1 से 1.5 पेज की होती है, और उसमें आपको सारे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, उसमें फिस्कल साइड, ग्रोथ साइड को बताया होता है, इन्फ्लेशन का बताया होता है, और उसके बेसिस पे फिर आखिर में डिसाइड किया जाता है जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको कांस्टेंट रखना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अच्छा जी, टू कंट्रोल मनी सप्लाई द सेंट्रल बैंक यूजेस ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे जो आपका सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो क्या है? मेन जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बेसिकली ऑल अबाउट द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, व्हेन सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, इट यूजेस इट्स रुपीज टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो क्या करेगा बैंक? बैंक ये करेगा कि वो फ्लोट करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द बॉन्ड मार्केट, और लोग उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे। सॉरी, लोगों को, इफ इट वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, वो जो उसके पास पैसे होते हैं वो लोगों से उन बॉन्ड्स को खरीद लेता है। ठीक है, तो लोगों के पास जो बॉन्ड्स पड़े होंगे वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे, और सेंट्रल बैंक जब उनको मनी के अगेंस्ट खरीदेगा तो वो मनी लोगों के पास चली जाएगी। तो दैट मीन्स मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन वुड इंक्रीज। ठीक है, तो पैसे जो हैं सेंट्रल बैंक से चले जाएंगे लोगों के हाथों में, और आपकी जो मनी सप्लाई है दैट वुड इंक्रीज। इसी तरह से अगर क्वांटिटी ऑफ जो मनी है इन सर्कुलेशन, उसको कम करना हो, तो अगर हम कन्वर्सली बात करें तो ये हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर देगा, जो उसके पास गवर्नमेंट के बॉन्ड पड़े हुए हैं। और वो बॉन्ड्स कौन खरीदेगा? वो जनरल पब्लिक खरीदेगी, लोग खरीदेंगे उन बॉन्ड्स को, और जब वो उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो उनके एक्सचेंज में वो सेंट्रल बैंक्स को रुपीज में पेमेंट करेंगे। तो जो मनी है वो लोगों के हाथ से निकलकर सेंट्रल बैंक के पास चली जाएगी। तो दैट मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हमने इस्टेब्लिश किया कि अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करता है तो दैट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, और अगर सेंट्रल बैंक सेल करता है आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को
तो दैट डिक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, एक ये मेथड हो गया जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा मेथड है कि आप डिस्काउंट रेट को या मॉनेटरी पॉलिसी रेट को चेंज करें। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दें तो लोगों की बोरोइंग कम हो जाएगी, इकोनॉमी में क्रेडिट श्रिंक हो जाएगा और आपकी मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दें तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है, लोग ज़्यादा बोरो करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन होती है, क्रेडिट बढ़ता है इकोनॉमी में तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी बढ़ती है। अच्छा, फिर एक और है चेंजिंग इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि आपका जो बैंक्स होते हैं दे आर लीगली रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स, और जो भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है वो उसका कुछ परसेंटेज एज रिजर्व्स रख लेते हैं और बाकी का जो अमाउंट है वो लोन में दे देते हैं लोगों को। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड कमर्शियल बैंक्स की ये रूटीन है। तो फॉर एग्जांपल अगर 10% या 15% रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो आप वो जो 15% रखते हैं दैट इज़ टू इंश्योर कि अगर डिपॉजिटर्स अपना पैसा डिमांड करने आ जाएं तो बैंक्स के पास पैसे होने चाहिए उनको देने के लिए। ऐसा ना हो कि जितना डिपॉजिट हुआ है वो सारा का सारा लोन में दे दें तो फिर डिपॉजिटर जब भी आएगा अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए तो बैंक उसको पैसे नहीं दे सकेगा। ठीक है, नाउ वी कम टू द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी। मनी स्टॉक की मेजरमेंट हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। उन मेथड जो हमारे पास जो डेफिनेशंस आती हैं मेजरमेंट में उनको हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास हम बेसिकली देखेंगे M1, M2 एंड M3 डेफिनेशन ऑफ मनी। सबसे पहले अगर हम M1 डेफिनेशन को देखें दैट इज द नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, M1 is the sum of currency in circulation, जो आपकी करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो तीन कंपोनेंट्स हैं। करेंसी है जिसमें हमारे पास करेंसी नोट्स आ जाते हैं और क्वाइंस आ जाते हैं इन सर्कुलेशन जो कि गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने इशू किए हैं, उसको हम बेसिकली जो हमने पढ़ा फिएट मनी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कंपोनेंट डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट क्या है, जो आप बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं और आप चेक लिखकर विड्रॉ कर सकते हैं या आप एटीएम के थ्रू भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो डिमांड डिपॉजिट हैं दे आर ऑल्सो a component of M1 definition of money. And demand deposits are called fiduciary money. Fiduciary money means कि ये जो आपके चेक्स वगैरह हैं और ये जो डिमांड डिपॉजिट है इनको आप एज ट्रांजैक्शन यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि इनको गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आपकी जो फिएट मनी होती है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से एज मनी एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, जो फिडुशरी मनी होती है इट फंक्शंस एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पर्सन हु मेक्स पेमेंट रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें बैंक्स पे ट्रस्ट है कि हम उनके पास जो डिपॉजिट्स करवा रहे हैं एंड इफ वी गो टू द बैंक एंड वांट टू विड्रॉ आवर मनी तो हम उनको चेक्स के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। तो चेक्स आपके या आप कह लें जो डिमांड डिपॉजिट है वो फिडुशरी मनी है, दे फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, फिर अगर हम M2 पे आ जाएं, अब ये जो M2 डेफिनेशन है दैट इज द मोस्ट वाइडली यूज डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी, पाकिस्तान में हम इसे यूज करते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, अच्छा, इसकी लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड की डेफिनेशन है। अब लाइबिलिटी साइड की अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें तो M2 इक्वल्स, शुरू में इसके M1 के कंपोनेंट्स तीनों। ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स with banks and other deposits with SBP। फिर आगे हम इसमें और कंपोनेंट्स ऐड करते हैं which are time deposits plus resident foreign currency deposits of the scheduled banks। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हमने उसमें और ऐड किए हैं। अच्छा, अगर एसेट साइड की डेफिनेशन देखें तो इसमें हमारे पास M2 आता है नेट डोमेस्टिक एसेट्स प्लस नेट फॉरेन एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम।
अब नेट डोमेस्टिक एसेट्स में आपका वही नेट डोमेस्टिक एसेट्स जो होते हैं वो आपका जो नेट क्रेडिट है जो बैंकिंग सिस्टम ने जो आपका सेंट्रल बैंक है या कमर्शियल बैंक है वो दिया होता है प्राइवेट लोन्स की सूरत में प्राइवेट सेक्टर्स को दिया होता है या वो सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट को लोन देता है इसमें वो लैंडिंग आती है। तो नेट डोमेस्टिक एसेट्स में आप क्या करते हैं आप ब्रॉड मनी विच इज M2 डेफिनेशन ऑफ मनी माइनस नेट फॉरेन एसेट्स करते हैं तो आपके पास नेट डोमेस्टिक एसेट्स आ जाते हैं कि आपने डोमेस्टिकली कितनी लैंडिंग की हुई है टू द प्राइवेट सेक्टर लोग आम लोगों को कमर्शियल बैंक्स ने कितनी लैंडिंग की हुई है और सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को कितनी लैंडिंग की हुई है तो वो नेट अमाउंट हम लिखते हैं। अच्छा और फिर इसके अलावा इसमें हम कह रहे हैं कि जो इसका दूसरा कंपोनेंट है दैट इज नेट फॉरेन एसेट्स। ठीक है अब नेट फॉरेन एसेट्स में हमारे पास क्या है ये बेसिकली जब नेट का लफ्ज आ रहा है तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग द डिफरेंस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशंस टोटल फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज और बैंक्स एंड इट्स फॉरेन लाइबिलिटीज। ठीक है अब इसमें ये होता है कि आपके जो कुछ आपकी कंट्री के लोग रेजिडेंट्स हैं उनके कुछ एसेट्स होंगे बाहर के मुल्कों में वो एसेट्स होंगे आपके इन द फॉर्म ऑफ कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और इसी तरह से जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं उनकी कुछ एसेट्स आपकी कंट्री में भी हो सकते हैं। ठीक है यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है उन्होंने आपके लिए हुए हों और यहाँ पर उनकी कोई प्रॉपर्टी हो तो उसका नेट निकालते हैं कि हमारे रेजिडेंट्स के एसेट्स फॉरेन कंट्रीज में हैं ज़्यादा हैं या फॉरेन रेजिडेंट के जो एसेट्स हैं वो हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं तो उसकी नेट वैल्यू पर डिपेंड करता है कि नेट फॉरेन एसेट्स आपके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब अगर आपके नेट फॉरेन एसेट्स जो कंट्री के हैं वो पॉजिटिव हैं तो दैट मीन्स योर कंट्री इज अ नेट लेंडर और अगर नेगेटिव है तो वो कंट्री इज अ नेट बोरोवर। ठीक है तो बेसिकली आपकी जो M2 डेफिनेशन है विच इज कॉल्ड ब्रॉड मनी उसकी लाइबिलिटी साइड की डेफिनेशन एक आ गई हमारे पास और एक आ गई एसेट साइड की डेफिनेशन। एसेट्स सिंपली कुछ भी नहीं है सिर्फ आपने ये समझना है कि नेट डोमेस्टिक एसेट्स इन टर्म्स ऑफ हम लेंडिंग की बात कर रहे हैं कि आपके कमर्शियल बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर को कितने लोन्स दिए हुए हैं कितनी लेंडिंग की हुई है और आपकी सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को कितना दिया हुआ है माइनस नेट फॉरेन एसेट्स और नेट फॉरेन एसेट्स क्या है जो भी एसेट्स आपके बाहर के मुल्कों में है या बाहर के मुल्कों वालों के एसेट्स आपकी कंट्री में। ठीक है फिर M3 डेफिनेशन पर अगर हम आ जाएं तो M3 में M2 है। अब आपको पता है हमने अभी बात की थी कि M2 में M1 भी पड़ा है तो M3 बेसिकली क्या है M1 प्लस M2 तो इसलिए सिर्फ M2 लिख दिया है क्योंकि M2 में M1 भी इंक्लूडेड है। ठीक अच्छा M2 के बाद उसमें क्या एडिशंस आ रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स इन नेशनल सेविंग स्कीम सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं ना उसमें जो लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है ये उसकी बात हो रही है प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस ये जो आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें भी डिपॉजिट्स होते हैं एंड ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है सो बेसिकली हमारे पास मनी की तीन डेफिनेशन आ गई M1 M2 एंड M3। इन तीन डेफिनेशंस को हम क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ठीक मॉनेटरी एग्रीगेट्स हम इनको कहते हैं ये आपने याद रखना है क्योंकि अभी भी ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे एज वी प्रोसीड इन द कोर्स और इंशाल्लाह आगे जब आप एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे तो उनमें भी ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे। ठीक है अच्छा जी अच्छा ये जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है इसको समझ रहे हैं क्योंकि बेसिकली आगे हमने बैंक्स का रोल समझना है इन मॉनेटरी सिस्टम तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट्स दैट आर टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि बैंक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं banks are legally required to keep a certain percentage of that deposits as reserves or as cash। ठीक है और वो जो कैश है इट इज डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल बैंक। अब ये जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है इस पर ये जो रिजर्व्स रख रहे हैं सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स उस पर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता।
सिर्फ ये इंश्योर करता है कि बैंक इज एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन सी? डिमांड ऑफ डिपॉजिटर्स इन केस ऑफ सडन विड्रॉल्स। क्योंकि अगर जितने डिपॉजिट आए और सारे के सारे लेंडिंग में लगा दिए हैं तो फिर जब डिपॉजिटर्स अपने पैसे मांगने आएंगे तो बैंक के पास पैसे नहीं होंगे। तो वो जो एक सर्टन परसेंटेज है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट की, दैट इंश्योर्स के बैंक के पास ऑल द टाइम देयर इज some amount of money to fulfill the needs of the depositors. अच्छा, और obviously banks are not allowed to lend this amount. जो reserve requirements हैं they are a tool to increase or decrease money supply in the economy and influence the interest rate. अब इनको हम यूज कर सकते हैं इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। पाकिस्तान में कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 6% और ये चेंज भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं? अगर आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी जाती है। बैंक्स पहले से कम कैश रखेंगे एज रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अब क्या होगा? अब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा टू लेंड। और जब आप लेंडिंग करते हैं, जब बैंक्स लोन देते हैं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, उससे मनी सप्लाई बढ़ती है। और अगर आप मनी सप्लाई को कम करना चाह रहे हैं तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है कि अब बैंक्स को पहले से ज़्यादा कैश अपने पास रखना पड़ेगा। तो उन अब कैश ज़्यादा रखेंगे अपने पास तो उनके पास लोन्स एडवांस करने के लिए जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा और उससे आपकी मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं बैंक्स रोल इन द मॉनेटरी सिस्टम। अब इसमें हम दो मेन इक्वेशंस देखनी है हमने। पहले एक मनी सप्लाई का प्रोसेस समझ लेते हैं थ्रू बैंकिंग सिस्टम। उसमें है द मनी सप्लाई इक्वल्स करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। ये मनी सप्लाई की सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, मनी सप्लाई में क्या है आपके पास? सी प्लस डी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, अब आपकी मनी सप्लाई में डिमांड डिपॉजिट्स हैं तो मींस बैंकिंग सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आर फॉर रिजर्व्स है, it is the portion of deposits that banks have not lent. A bank's liability include deposits, assets include reserves and outstanding loans. बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसके दो साइड्स होते हैं और उन दो साइड्स में एक साइड एसेट्स होते हैं और एक लाइबिलिटी होती है। तो एसेट साइड पे हमारे पास क्या होता है? एसेट साइड पे हम लेते हैं रिजर्व्स और बैंक जो लोन्स एडवांस करते हैं वो भी उसकी एसेट साइड पर आते हैं। लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखा जाता है? लाइबिलिटी साइड पे जो बैंक में डिपॉजिट होता है वो लिखा जाता है। अब दो तरह के सिस्टम चलते हैं, ए 100% रिजर्व बैंकिंग, अ सिस्टम इन विच बैंक्स होल्ड ऑल डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। वैसे ये इतना रियल नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस 100% रिजर्व बैंकिंग, उसमें बैंक के पास जितने डिपॉजिट आते हैं वो सबका सब एज रिजर्व रख लेता है। तो फिर बैंक चलेगा कैसे अगर वो लोन्स एडवांस नहीं करेगा? ठीक है, तो ये एक एक्सट्रीम केस है। फिर एक है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसमें क्या होता है? इन विच बैंक्स होल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई सर्टेन परसेंटेज होती है जो उनको एज रिजर्व्स रखनी होती है अगेंस्ट डिपॉजिट्स। अच्छा जी, to understand the role of banks, we will consider three scenarios. पहला सिनेरियो क्या है? हम सिंप्लिसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा डिटेल्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट सिनेरियो होगा नो बैंक्स। ठीक है, फिर हम सेकंड सिनेरियो कंसिडर करेंगे कि 100% रिजर्व बैंकिंग, बैंक्स होल्ड ऑल डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स। और थर्ड सिनेरियो होगा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जिसमें बैंक्स होल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स और use the rest to make loans. In each scenario, we assume that currency equals $1,000. ठीक है, आप रुपीस भी कह सकते हैं, डॉलर कह रहे हैं, डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों ने। ठीक है, तो जो करेंसी है दैट इज $1,000। अब फर्स्ट सिनेरियो है नो बैंक्स, कोई बैंक ही नहीं है। जब इकोनॉमी में कोई बैंक ही नहीं है तो जो भी आपके पास कैश होगा करेंसी की सूरत में, that would be $1,000 और that will be equivalent to your money supply। और उस केस में जो डी है which are deposits वो जीरो होंगे। जाहिर है जब बैंक नहीं है तो डिपॉजिट जीरो ही होंगे।
अच्छा, सेकेंड सिनेरियो इज 100% रिजर्व बैंकिंग। इनिशियली आपका $1000 है, आपका करेंसी डिपॉजिट जीरो है और मनी सप्लाई भी इक्वल है $1000। नाउ सपोज हाउस होल्ड डिपॉजिट द $1000 एट फर्स्ट बैंक। तो फर्स्ट बैंक की बैलेंस शीट क्या बनेगी? दो साइड्स हैं, एसेट एंड लाइबिलिटीज। जो रिजर्व्स आ गए हैं, लाइबिलिटीज में जब डिपॉजिट किया है अमाउंट, तो डिपॉजिट साइड जो है, डिपॉजिट जो है वो लाइबिलिटी साइड पे आए, तो वो हैं $1000 के, और बैंक के पास रिजर्व्स भी $1000 है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा सिनेरियो पढ़ रहे हैं? 100% रिजर्व बैंकिंग, जिसमें बैंक के पास जितना डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा एज रिजर्व रख देता है और कुछ भी लोन में नहीं देता। ठीक है, तो अब डिपॉजिट के बाद क्या हुआ है कि जो करेंसी है, जो कैश है, वो जीरो हो गया क्योंकि सारा का सारा डिपॉजिट में चला गया। डिपॉजिट 1000 हो गए और मनी सप्लाई भी आपकी 1000 ही है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो 100% रिजर्व बैंकिंग है, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द साइज ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, तो जब आप सारा का सारा एज रिजर्व्स रख लेंगे और कुछ भी इन लोन्स एडवांस नहीं करेंगे, तो आपकी मनी सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड सिनेरियो, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसमें क्या है, हम सपोज करें जो बैंक्स हैं, दे होल्ड 20% ऑफ डिपॉजिट्स इन रिजर्व्स, मेकिंग लोन्स विद द रेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ले आए हैं कि 20% हमने रखना है। तो अगर 1000 का डिपॉजिट है, तो 1000 का 20% 200 हम एज रिजर्व्स रखेंगे और 800 का हम लोन एडवांस करेंगे। तो अगर आप अब बैंक की बैलेंस शीट देखें, तो उसकी लाइबिलिटीज क्या हो गई? डिपॉजिट 1000, उसके एसेट्स में 20% 200 आपके एज रिजर्व्स आ गए और 800 के लोन्स आ गए। ठीक है, द मनी सप्लाई नाउ इक्वल्स $1800। कैसे? डिपॉजिटर ने 1000 के डिमांड डिपॉजिट जमा कराए और बोरोअर के पास $800 है इन करेंसी। तो $1000 का डिपॉजिट प्लस 800 का लोन जो कि बोरोअर के पास है। तो अब आपकी इकोनॉमी में मनी क्रिएशन हुई और अब मनी सप्लाई आपकी 1800 है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि जब भी बैंक्स लोन एडवांस करते हैं, तो वो मनी क्रेडिट क्रिएट करते हैं, एंड क्रेडिट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मतलब ये जो लोन्स है उनको क्रेडिट कहते हैं ना हम। तो जब भी बैंक्स लोन एडवांस करते हैं, दे क्रिएट क्रेडिट, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं और मनी क्रिएशन कहते हैं। इन अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स क्रिएट मनी। अच्छा, नाउ सपोज कि जो वो बोरोअर है जिसने $800 का लोन लिया था फर्स्ट बैंक से, वो जाके उस $800 को दूसरे बैंक में जमा करा देता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनसे निकाल के इस्तेमाल करेगा जिस पर्पस के लिए भी उसने बोरो किया है। तो इनिशियल बैलेंस शीट क्या होगी बैंक की, सेकंड बैंक की, कि अब उसके पास डिपॉजिट आया, वो जो बोरोअर ने डिपॉजिट किया 800, अगर 20% ही हम रखें तो वो 20% बनेगा 160, उसका एज रिजर्व रखेगा और 640 लोन्स में देगा। ठीक है, सेकंड बैंक भी 80% अपने डिपॉजिट का इन लोन्स देगा और वो 80% $640 बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिसने वो 640 सेकंड बैंक से बोरो किया था, वो इवेंचुअली जाके उसको थर्ड बैंक में डिपॉजिट करेगा और थर्ड बैंक भी उसका 20% रिजर्व में रखेगा और 80% का लोन दे देगा। तो 640 का 20% आपके पास $128 बनता है एज रिजर्व्स और लोन बनते हैं $512। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे मनी बार बार के लोन देने से क्रिएट हो रही है। पहले 800 का लोन दिया, ये मनी क्रिएशन हो गई इक्वल टू 800, 1000 प्लस 800। फिर लोन दिया 640 का, तो अब फिर मनी क्रिएट हुई, तो दैट वुड बी पहला 1000, फिर 800 प्लस 640 और फिर प्लस 512। तो ओरिजिनल डिपॉजिट से शुरू किया 1000, फर्स्ट बैंक ने लेंड किया 800 प्लस सेकंड बैंक की लैंडिंग 640, थर्ड बैंक की लैंडिंग 512। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब हमने देखना है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो 1000 के डिपॉजिट से कितनी मनी सप्लाई क्रिएट होगी।
तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/रिक्वायर्ड रिजर्व्स, RR इज फॉर रिक्वायर्ड रिजर्व्स इनटू इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज 1000। ठीक है, तो हमारी एग्जांपल में जो रिक्वायर्ड रिजर्व है वो 20% है, तो हम उसको लिखें तो आएगा 0.2। और हमारी मनी कितनी क्रिएट होगी अगर हम ये सारा अलजेब्रा करें, तो दैट वुड बी इक्वल टू 5000। तो 1000 का डिपॉजिट will lead to the money supply, creation of money supply of the amount 5000। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये कितना है। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो बैंक्स को ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, लोन कम देंगे तो मनी सप्लाई भी कम क्रिएट होगी। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट इससे कम हो जाती है तो फिर बैंक्स को अपने पास कम रखना पड़ेगा, ज्यादा लोन देंगे और ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट होगी। So a fractional reserve banking system creates money, but it doesn't create wealth. Bank loans give borrowers some new money and an equal amount of new debt। ठीक है, जाहिर है वो जो उन्होंने पैसे दिए हैं वो उनका डेट भी तो है जो उन्हें अल्टीमेटली वापस करना है, तो वो मनी तो क्रिएट करता है लेकिन वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे। ठीक, अच्छा जी। अब यहाँ पे ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंक कैपिटल, लेवरेज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब बैंक कैपिटल क्या होता है? कोई भी बैंक है उसको शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, आप ऐसे ही बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो बैंक शुरू करने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए होता है, तो वो जो रिसोर्सेज होते हैं बैंक के ओनर के, जो वो बैंक के अंदर रखते हैं उसको हम बैंक कैपिटल कहते हैं। जो उनके रिसोर्सेज बैंक को बनाने में जाते हैं, वो जो उनका कैपिटल होता है उसको हम बैंक कैपिटल कहते हैं। अच्छा, बैंक कैपिटल के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सोर्स हो सकता है कि ओनर्स हैं जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस जब बैंक शुरू होता है तो सोर्स हो सकता है कि कस्टमर्स की तरफ से जो डिपॉजिट्स आते हैं वो भी उनका बैंक कैपिटल होता है, और जो इन्वेस्टर्स की को इशू किए जाते हैं डेट, कि उनको जो बोरिंग करते हैं ना इन्वेस्टर्स बैंक्स के, तो वो जो उनको डेट इशू किया जाता है वो भी इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ बैंक कैपिटल। अच्छा जी। लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द यूज ऑफ बोरोड मनी टू सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी फर्म हो या बैंक हो, अगर वो मनी बोरो करके जो उसके पास एग्जिस्टिंग फंड्स हैं मनी को बोरो करके उनको सप्लीमेंट करे और फर्दर इन्वेस्टमेंट करे बोरोइंग के बेस पे, तो वो जो बोरोड अमाउंट होता है उसको लिवरेज कहते हैं। अक्सर जो है उसका लिवरेज रेशो चेक किया जाता है किसी भी कंपनी का, या यहाँ पर अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक का भी लिवरेज रेशो चेक किया जाता है। और वो रेशियो क्या होता है कि बैंक के टोटल एसेट्स कितने हैं टू द बैंक्स कैपिटल। ठीक है, ज़ाहिर बात है लिवरेज इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब अगर कोई कंपनी हाईली लिवरेज्ड है तो दैट मीन्स उसने ज़्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कर्जे के बेसिस पे की हुई है, जो कि अल्टीमेटली उसको वापस करना है। तो किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का लिवरेज जो होता है वो कम होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ गुड साइन कि उन्होंने ज़्यादा बोरोड मनी इस्तेमाल की हुई है और उनका अपना पैसा कम है। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास, उसमें आता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल मैंडेटेड बाय रेगुलेटर्स, के बैंक की इन्वेस्टमेंट के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो गिवन होता है बाय द रेगुलेटर्स। और उसका पर्पस क्या होता है? इट इज़ टू इंश्योर दैट बैंक्स विल बी एबल टू पे ऑफ डिपॉजिटर्स। ठीक है, कि आपके पास हर वक्त इतना कैपिटल होना चाहिए कि अगर डिपॉजिटर्स अपने पैसों को डिमांड करने आ जाएं, विड्रॉ करने आ जाएं, तो बैंक के पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि वो उनको पे ऑफ कर सके। हायर बैंक, और ये जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है दैट इज हायर फॉर बैंक्स दैट होल्ड मोर रिस्की एसेट्स, जिनके एसेट्स ज़्यादा रिस्की हैं, रिस्क का कंपोनेंट ज़्यादा है, उनसे ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कि उनके पास ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए। इसमें अगर हम वो जो 2008 और 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, तो जो लॉसेस थे ऑन द मॉर्गेजेस ऑफ द
जो लोगों को लोन दिया हुआ था उस पे बैंक का कैपिटल श्रिंक हो गया था, इतने ज़्यादा लॉस थे। तो लेंडिंग स्लो हो गई थी और उसकी वजह से जो रिसेशन था वो ज़्यादा डीप हो गया था। तो उस सूरत में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट किए थे एज कैपिटल बैंक्स में, ताकि क्राइसिस को कम किया जा सके एंड इनकरेज मोर लेंडिंग। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम देखते हैं दैट हाउ द सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई का एक मॉडल ले लेते हैं इसमें। इफ द फेडरल रिजर्व्स adds a dollar to the economy and that dollar is held as currency, the money supply increases by exactly $1. अब कह ये रहे हैं कि अगर जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, वो 1 रुपये या $1 इकोनॉमी में डालता है और उस डॉलर को करेंसी एज कैश रखा जाता है, तो उससे मनी सप्लाई भी उतनी ही होगी जितनी सेंट्रल बैंक ने ऐड की थी डॉलर। ठीक है, बढ़ेगा नहीं वो। बट इफ दैट डॉलर इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक एंड बैंक्स होल्ड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन रिजर्व, द मनी सप्लाई इंक्रीजेस बाय मोर देन $1। ये पीछे जो हमने प्रोसेस किया है हमने उससे ये पढ़ लिया है कि अगर जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, बैंक्स उसका कुछ अमाउंट अपने पास रखेंगे एज रिजर्व्स और बाकी का लोन्स में दे देंगे, तो उससे मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है और वो मल्टीपल अमाउंट से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन 2 पॉइंट से कि अगर मनी को आप एज कैश रखेंगे तो वो मनी सप्लाई उस कैश के इक्वल होगी। हाँ, अगर आप उसको एज करेंसी या एज कैश नहीं रखते बल्कि बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो मनी सप्लाई उस अमाउंट से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब मनी सप्लाई डिटरमिन करने के लिए हमें 3 तरह की इंटरेक्शंस को देखना होता है, विच इज अमंग के जो आपका सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे फेड लिखा हुआ है। फेड मीन्स फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का स्टेट बैंक है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन अबाउट हाउ मेनी डॉलर्स टू क्रिएट, कि उसने कितनी मनी क्रिएट करनी है। सेंट्रल बैंक का डिसीजन कि उसने कितनी मनी क्रिएट करनी है। बैंक्स डिसीजन अबाउट वेदर टू होल्ड डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स और टू लेंड देम आउट। बैंक्स का डिसीजन भी कि वो सारा का सारा एज रिजर्व रखेंगे, कुछ अमाउंट एज रिजर्व रखेंगे और कुछ अमाउंट लोन में दे देंगे, ये बैंक का डिसीजन है। और तीसरा डिसीजन हाउस होल्ड्स का देखना है कि वेदर दे वुड लाइक टू होल्ड देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। अगर वो करेंसी में हाउस होल्ड्स जो है वो डिपॉजिट ना कराएं, एज करेंसी रखें, तो उनको कौन रोक सकता है। या अगर वो डिमांड डिपॉजिट करा देते हैं तो वेल एंड गुड, उससे मनी क्रिएशन में हेल्प हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो मॉडल हम बना रहे हैं मनी सप्लाई का, उसमें जो एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं, मनी सप्लाई है जो डिटरमिन्ड है आपकी, और हम पढ़ चुके हैं कि मनी सप्लाई इक्वल्स करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, सी प्लस डी। फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस इस तरह से डिफरेंट है, उसको हम बी से डिनोट करें, वो है सी प्लस आर। ये बैंकिंग साइड का कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई में आपकी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक है। तो मॉनेटरी बेस में हमारे पास है करेंसी प्लस रिजर्व्स, और ये जो मॉनेटरी बेस है ये आपकी कंट्रोल की जाती है बाय द सेंट्रल बैंक। रिजर्व्स में वही आ जाता है, रिक्वायर्ड रिजर्व्स, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है कि कभी वो रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकता है और कभी वो उसको कम कर सकता है। अच्छा, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट में हम देखें तो हमारे पास रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होता है या रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, विच इज आर। वो क्या है? रिजर्व डिपॉजिट्स अगेंस्ट टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, कि आप डिपॉजिट्स का कितना परसेंटेज एज रिजर्व्स रखेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलेशंस एंड द बैंक पॉलिसीज। ठीक है, अब जाहिर है सेंट्रल बैंक ये स्टिपुलेट करता है कि आपने कितने रिजर्व रखना है। तो अगर रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आपका 20% है, तो आपने 20% डिपॉजिट्स एज रिजर्व रखने हैं और 80% आपने लोन एडवांस कर सकते हैं अगर चाहें तो।
अच्छा, ये हो गया रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, हाउ मच रिजर्व्स आर वी गोइंग टू होल्ड अगेंस्ट डिपॉजिट्स। फिर एक करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंसेस ऑफ द हाउसहोल्ड्स। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है? करेंसी के आप कितना अमाउंट एज करेंसी रखते हैं और कितना डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब करेंसी डिपॉजिट रेशियो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज्यादा होगा दैट मीन्स पीपल आर कीपिंग मोर एज करेंसी एंड लेस इन डिपॉजिट्स। अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम होगा तो मीन्स लोग करेंसी की फॉर्म में कम रख रहे हैं और डिपॉजिट की फॉर्म में ज्यादा रख रहे हैं। ये याद रखना है क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एंड करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये आपकी मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। इन पे इनके बेसिस पे मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है। अच्छा, मनी सप्लाई के लिए सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो मनी सप्लाई और मॉनेटरी बेस की इक्वेशन है, हम फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। m ओवर b इक्वल c प्लस डी प्लस c प्लस आर, सिंपल डिवाइड किया। अच्छा, फिर हम दोनों साइड्स के जो टॉप और बॉटम है एक्सप्रेशन है, we then divide both the top and bottom of the expression on the right hand side by d। जो आपका राइट हैंड साइड है उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप d से डिवाइड करेंगे तो c ओवर d प्लस d ओवर d 1 के इक्वल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अगेन c ओवर d प्लस r ओवर d। तो आप देख रहे हैं अब ये क्या क्वांटिटी बन गई है जो हमने पीछे पढ़ी है, कैश डिपॉजिट रेशियो एंड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अच्छा, note that C over D is the currency deposit ratio CR and R over D is the reserve deposit ratio RR. Making these substitutions and bringing the B from the left to the right side of the equation we obtained। अब जो B था आपका that was M over B था हमारे लेफ्ट साइड पे, जब हम उसको राइट साइड पे लेके गए हैं तो वो डिवीजन से जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C over D की जगह हमने CR लिख दिया है, उनकी नोटेशंस लिख दी हैं, और डिनोमिनेटर में CR प्लस RR कर दिया है। We can now see that the money supply is proportional to the monetary base, कि आपकी जो मनी सप्लाई है that is proportional to the monetary base। monetary base increase होती है, मतलब उसका उसके साथ proportional relationship है। इसके किस तरह से increase decrease होती है वो अभी आगे हम करते हैं। The factor of proportionality जो है वो आपका factor है जो सेंटर में आप देख रहे हैं जिसमें सारे ratios आ रहे हैं। अगर हम इस रेशियो को डिनोट कर दें बाय m तो दिस इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। तो अब उसकी जगह अगर हम m लिख दें तो वो आ जाएगा m इक्वल्स स्मॉल m इंटू बी। तो मनी सप्लाई बेसिकली डिपेंड करती है आपकी मनी मल्टीप्लायर पर और मॉनेटरी बेस पर। और अगर आप देखें तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली जो मनी मल्टीप्लायर की जो प्रोपोर्शनैलिटी है, फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसमें जितने वेरिएबल्स हैं मनी मल्टीप्लायर उन पर डिपेंड करता है। मतलब वो करेंसी डिपॉजिट रेशियो पर डिपेंड करता है और वो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसको इंटरप्रेट हम कर सकते हैं कि ईच डॉलर ऑफ द मॉनेटरी बेस प्रोड्यूसेस m डॉलर्स ऑफ मनी। Because the monetary base has a multiple effect on the money supply, the monetary base is sometimes called high powered money। ठीक है, आप मॉनेटरी बेस को इंक्रीज करें तो उसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट जो स्मॉल m है उसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है, इसलिए मॉनेटरी बेस को हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे वही इक्वेशन है और मैंने m को लिखा हुआ है कि m किस रेशो के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो अगर लेस देन 1 है, मतलब बैंक्स को अपने पास कम रिजर्व्स रखने पड़ रहे हैं, तो आपकी जो मनी मल्टीप्लायर होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब अगर आप देखें, आप प्रोसेस को समझें कि अगर बैंक्स ने रिजर्व्स अपने पास कम रखने हैं अगेंस्ट डिपॉजिट तो उनके पास ज़्यादा मनी अवेलेबल है टू मेक लोन्स। जब वो ज़्यादा लोन्स बनाएंगे, एडवांस करेंगे तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा।
तो आपकी मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, नाउ इफ मॉनेटरी बेस चेंजेस बाय डेल्टा बी, तो आपकी मनी सप्लाई भी डेल्टा से चेंज होगी। M is the money multiplier, the increase in the money supply resulting from a $1 increase in the monetary base। ठीक है, आपकी मॉनेटरी बेस में जो चेंज आएगा उसकी वजह से आपकी मनी सप्लाई में भी चेंज आएगा। अच्छा जी, अब अगर हम सपोज करें हाउस होल्ड डिसाइड टू होल्ड मोर ऑफ देयर मनी एज करेंसी एंड लेस इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, तो अब आप लोग अगर सोचें तो क्या आप बता सकते हैं कि उसका मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा और आपका क्या रिजल्ट आ सकता है, उसकी इंट्यूशन क्या हो सकती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर लोग डिसाइड करते हैं कि वो ज़्यादा मनी एज करेंसी रखेंगे, उन्होंने डिपॉजिट नहीं करना, तो उसका इम्पैक्ट मनी सप्लाई पे क्या आएगा। देखें, अगर लोग करेंसी ज़्यादा रख रहे हैं, डिपॉजिट कम रख रहे हैं, तो आपका जो मनी मल्टीप्लायर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो आपकी मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड द मॉनेटरी बेस। ठीक है, हमने पहले ही इस्टेब्लिश कर लिया था कि जितना लोग एज डिपॉजिट रखेंगे उतनी ज़्यादा मनी क्रिएट होगी, और जितना वो इन फॉर्म ऑफ करेंसी, इन फॉर्म ऑफ कैश रखेंगे, उतनी ही मनी सप्लाई क्रिएट नहीं होगी या कम क्रिएट होगी। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशो, ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप करेंसी डिपॉजिट रेशो आपका ग्रेटर देन 0 है, an increase in currency deposit ratio increases the denominator of the M money multiplier proportionally more than the numerator। ठीक है, so money multiplier falls causing M to fall। रिजल्ट वही है जो मैंने आपको बताया, आपको फॉर्मूले के थ्रू बता रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर CR डिक्रीज होगा तो आपका जो इसमें डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा फॉल करेगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो ओवरऑल जो आपका M है वो भी डिक्रीज करेगा एंड योर मनी सप्लाई डिक्रीजेस। इफ हाउसहोल्ड डिपॉजिट लेस ऑफ देयर मनी, देन बैंक्स कांट मेक एज मनी लोन्स, सो द बैंकिंग सिस्टम वोंट बी एबल टू क्रिएट एज मच मनी। तो ये पिछली स्लाइड के जो क्वेश्चंस है उसके ये आंसर है। इम्पैक्ट क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, और इंट्यूशन क्या है कि जब बैंक्स ज़्यादा लोन एडवांस नहीं कर सकेंगे तो वो ज़्यादा मनी भी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। आप इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी बहुत अच्छा समझ सकते हैं। आप सपोज करें कि मनी सप्लाई $800 बिलियन है, करेंसी डिपॉजिट रेशो 0.8 है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 0.1 है। अगर आप मनी मल्टीप्लायर में ये पुट करें तो आपका मनी मल्टीप्लायर 2 के इक्वल आता है। तो मनी सप्लाई क्या बन जाएगी, मनी सप्लाई वुड बी इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर विच इज 2 into monetary base, total money supply which is $800 billion, तो total money supply कितनी increase हो जाएगी by $1600 billion। तो मनी मल्टीप्लायर डिसाइड करता है कि आपकी मनी सप्लाई कितने टाइम्स इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे 2 था तो आपकी मनी सप्लाई 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर आप ये रिजर्व रेशियोज को अपनी प्रैक्टिस में, जैसे करेंसी डिपॉजिट रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, आप इसको कम कर दें, 0.5 करें, और उसके बाद फॉर्मूले में देखें मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू आती है, और इसी तरह आप रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 0.1 है, आप इसको 0.2 करें और फिर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें कि क्या इफेक्ट आता है। तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। Then how the changes in the three exogenous variables B, RR and CR cause the money supply to change। इसको मैं multiple times repeat किया है, लेकिन last time एक दफा फिर देख लेते हैं। The money supply is proportional to the monetary base. Thus, an increase in the monetary base increases the money supply by the same percentage। जितनी monetary base increase होगी उतनी ही money supply increase होगी। अब reserve ratios पे आ जाते हैं। तो lower the reserve deposit ratio, the more loans banks make and the more money banks create from every dollar of reserves। ठीक है, thus a decrease in reserve deposit ratio raises the money multiplier and the money supply। थर्ड है, the lower the currency deposit ratio, the fewer dollars of the monetary base the public holds as currency, the more base dollars bank hold as reserves and the more money banks can create। ठीक है,
Thus, a decrease in the currency deposit ratio raises money multiplier and the money supply. ठीक है? So, this was the relationship between the money supply and the money multiplier and monetary base. अच्छा, अब हमारा ये तकरीबन लास्ट का ही टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी हम पहले कर चुके हैं, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स समझा दिए थे क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फेड कैन चेंज द मॉनेटरी बेस बाय यूजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको मैं पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करती है इन ओपन मार्केट, तो परचेज करने से क्या होता है कि मनी सप्लाई आपकी जो इन सर्कुलेशन होती है, जब वो उसको परचेज कर रही है बॉन्ड्स को, तो लोग अपने बॉन्ड्स सेंट्रल बैंक को देंगे और सेंट्रल बैंक उसके अगेंस्ट उन्हें मनी पे करेगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर वो सेल करेगा बॉन्ड्स को तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। और फिर मैंने बताया था कि डिस्काउंट रेट क्या होता है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट दैट द सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन लोन्स टू द बैंक। ठीक है। एक आपका होता है जो कमर्शियल बैंक्स चार्ज करते हैं अपने जो प्राइवेट बोरोवर्स होते हैं उनको। तो पहले डिस्काउंट रेट सेट होता है, और डिस्काउंट रेट वो रेट है जिस पे जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इस डिस्काउंट रेट को मैनिपुलेट करके भी आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। टू इंक्रीज द बेस, सेंट्रल बैंक कुड लोअर द डिस्काउंट रेट, encourages by encouraging banks to borrow more reserves। ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक अपना वो रेट कम कर दे जिस पे वो बैंक्स को लोन देता है, तो बैंक्स की क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस हो जाएगी, तो वो बैंक से सेंट्रल बैंक से ज़्यादा लोन्स लेंगे, तो उनके पास ज़्यादा रिजर्व्स आएंगे। ठीक है। फेड कैन चेंज द रिजर्व डिपॉजिट रेशो। अब वही रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है कि सेंट्रल बैंक अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशो को कम कर दे, ये जो अभी हमने पीछे पढ़ा, तो उससे सेंट्रल बैंक could reduce reserve requirements। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस होंगी तो बैंक ज़्यादा लोन्स एडवांस कर सकेंगे और आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अच्छा, एक और टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है विच इज पेड ऑन रिजर्व्स। हमने ये बात पहले कर ली थी कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, उनके अगेंस्ट, डिपॉजिट्स के अगेंस्ट जब बैंक्स अपने पास रिजर्व्स रखते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। तो ये कौन से रिजर्व्स हैं? ये होते हैं एक्सेस रिजर्व्स विच आर ओवर एंड अबव रिक्वायर्ड रिजर्व्स। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक उस पे इंटरेस्ट रेट पे करता है। द सेंट्रल बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन बैंक रिजर्व्स डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल बैंक। To reduce the reserve deposit ratio, the central bank could pay a lower interest rate on reserve। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ये कर सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट कम पे करना शुरू कर दे, तो बैंक का इंसेंटिव खत्म हो जाएगा ना सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स रखने का, तो वो उसके पास कम रिजर्व्स रखेंगे और लोन्स ज़्यादा एडवांस करेंगे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उनको ये होगा कि हम लोगों को लेंड नहीं करते, हम सेंट्रल बैंक के पास रख के प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। ठीक है। Why the central bank can't precisely control M। हम कह रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, वो आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, लेकिन वो उसको प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप मनी सप्लाई की इक्वेशन देखें तो उसमें मनी मल्टीप्लायर है, मॉनेटरी बेस है, और मनी मल्टीप्लायर में क्या है, उसमें करेंसी डिपॉजिट रेशो है। चलें, जो रिजर्व डिपॉजिट रेशो है वो तो सेंट्रल बैंक के अपने हाथ में है, लेकिन करेंसी डिपॉजिट रेशो उसके हाथ में नहीं। जो हाउस होल्ड्स हैं वो करेंसी डिपॉजिट रेशो को चेंज कर सकते हैं, और अगर उन्होंने इसे चेंज कर दिया तो दैट वुड लीड टू अ चेंज इन मनी मल्टीप्लायर एंड टू चेंज इन मनी सप्लाई एज वेल। ठीक है। अच्छा, ये वही बात है जो पीछे मैंने बताई थी आपको, बैंक्स ऑफन होल्ड एक्सेस रिजर्व विच आर अबव द रिजर्व रिक्वायरमेंट। और अगर बैंक्स अपनी जो एक्सेस रिजर्व्स हैं उनको चेंज कर दें, तो आपका जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, मनी मल्टीप्लायर है और जो मनी सप्लाई है, वो सब चेंज हो जाता है। तो हाउस होल्ड का बिहेवियर और कमर्शियल बैंक्स का बिहेवियर भी आपकी मनी सप्लाई को चेंज कर देता है, और वो चीज़ें, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं होती। सो दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने मॉनेटरी सिस्टम को
कवर किया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग द इन्फ्लेशन के उसके कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसकी सोशल कॉस्ट्स क्या हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।